तो प्यारे बच्चों, मेरे पास क्लास 10 के साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुका है, जिनमें हम शॉर्ट टाइप प्रश्न और इनके साथ साथ लॉन्ग टाइप प्रश्न यहाँ पे हम दिखलाने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को नहीं देखे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, यहाँ पे सभी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सभी टाइप के प्रश्न यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध मिल जाएंगे ना। तो जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन बी में आपका जो मिलेगा ना प्यारे बच्चों, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का यहाँ पे शॉर्ट टाइप प्रश्न मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 8 तक की नहीं, आपको 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है ना। 8 में से प्यारे बच्चों कितना बनाना है? सिर्फ और सिर्फ केवल 4 को प्रश्न का ही आंसर देना है। इसी तरह आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए, जो जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, देखिएगा ध्यान से कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को 500 दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। ये प्रश्न पूछा है कि आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि किसी आंतरिक यात्री को आकाश की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होते हैं। सबसे पहले पर जो हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया, उसके बाद यहाँ पे इसी वीडियो में हम आपको आंसर भी बतलाते हुए चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, पर जो उत्तल लेंस मुख्य फोकस को परिभाषित करें। चौथा नंबर को देखिएगा कि मतलब उत्तम ईंधन की दो विशेषता क्या होती है। फ्लोविंग के दाएं हाथ के नियम क्या होते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी की मतलब कमियां होती है। एम्पियर की परिभाषा दे। तो पहले जो सबसे पहले यहाँ पे जो फिजिक्स का प्रश्न है सेक्शन बी का शॉर्ट टाइप प्रश्न में 8 में से आपको केवल किन्हीं 4 ही प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। तो आप चुन चुन के अपने हिसाब से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अगर आपको आता है तो, नहीं तो हम आपको बता देंगे परचो प्रश्न का आंसर इसी वीडियो में। प्यारे बच्चों, उनके बाद यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो फिजिक्स का होते हैं, दो को क्वेश्चन में से किन्हीं एक ही का जवाब देना है। देख सकते हैं यहाँ पे 9 या फिर 10, दोनों में से कोनो एक का ही जवाब देना है प्यारे बच्चों ना। इससे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो पूछा गया कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया को स्पष्ट किरण आरेख के द्वारा बताना है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करना है प्यारे बच्चों ना। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे फिजिक्स का शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप प्रश्न समाप्त होते हैं। इनके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का बारी आता है प्यारे बच्चों। देखिएगा केमिस्ट्री में ही यहाँ पे 11 से 18 तक आपको टोटली 8 यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप यानी कि शॉर्ट टाइप प्रश्न में से केवल 4 ही प्रश्न का आंसर बतलाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे प्रश्न को सबसे पहले हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। क्या करा है देखिएगा कि रासायनिक समीकरण के क्या फायदे होते हैं। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। सबल क्षारक एवं निर्बल क्षारक से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के दो दो उदाहरण दे। निस्तापन और संक्षारण में क्या अंतर हुए हैं ना। इनके साथ साथ यहाँ पे और भी प्रश्न दिखा देते हैं टोटली जो जो पूछा गया है कि सह संयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। साबुनीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों। ब्यूटेनोन एवं एथेनोन अम्ल की संरचना सूत्र को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आवर्त की सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं पर आपको जो जो प्रश्न का आंसर आता है, नहीं तो यहाँ पे हम बतलाने वाले हैं ही। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का जो यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टाइप प्रश्न में आपको किन्हीं दोनों में से कोनो एक ही का आंसर देना है ना। देख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, उदाहरण देकर समझाइए। मेडलिप के आवर्त सारणी से आप क्या मतलब क्या लाभ होते हैं ना। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे जीव विज्ञान का बारी आता है। तो इसमें भी आपको 21 से 28 तक शॉर्ट टाइप प्रश्न मिलते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 4 ही प्रश्न का आंसर देना है, यानी कि 8 में से केवल 4 का ही उत्तर बताना है बच्चों ना। तो चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है देखिएगा कि शोषण एवं दोहन में कोई दो अंतर को लिखना है। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। लसीका क्या होते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करना है। नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि मधुमेह की कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। पुमंग और जयांग क्या होते हैं। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता में क्या अंतर होते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी का जो लॉन्ग टाइप प्रश्न, इनमें से आपको 2 वो पूछा जाता है, 2 में से किन्हीं एक ही का आंसर देना है, ठीक है। पर आपको हम बार बार बताते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझाइए, या फिर आप 30 नंबर का आंसर दे सकते हैं कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे की जाती है, समझाइए। तो चलिए बच्चों यहाँ पे फटाफट से हम लोग सभी का आंसर देखते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट प्रश्न था उसका आंसर यहाँ पे देखते हुए चलेंगे बच्चों ना। तो बाबू देखिए, यहाँ पे जो भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का जो शॉर्ट टाइप प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं 4 प्रश्न का ही आंसर यहाँ पे हम लेके आ चुके चुन चुन के। तो आप अपने हिसाब से लेके आइए। यहाँ पे देखिए पर जो क्या कह रहा है प्रश्न, जो कह रहा था कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो पहले जो आपको तो पता होगा, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होते हैं हमेशा सीधा और छोटा होता है।
इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला लेता है ना। इसका दृष्टि क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, यानी कि एक छोटा सा मिरर बहुत बड़ा एरिया को, पीछे का एरिया को कवर करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वाहनों में उत्तल दर्पण को पास दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं ना, एडवाइस करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। दूसरा नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हुए हैं, इसका आंसर बताए हुए हैं। अब देखिए पर बच्चों, चूंकि अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं होते हैं, कहने का मतलब होता है कि वहाँ पे कोनो वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो पर बच्चों वहाँ पे प्रकाश का स्क्रेचिंग नहीं होगा यार, प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा तो पर बच्चों क्या होगा, उसमें आकाश काला ही ना दिखेगा जी। इसीलिए यहाँ पे दूसरा को फिर पूरा क्लियरली आंसर बता चुके हैं। अब बारी आता है पर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। अब देखिए पर जो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वह बिंदु होता है जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है, और जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन की बात क्या होती है, अभिसारित यानी कि इकट्ठा होती है। इसे हम लोग आमतौर पर कैपिटल एफ के द्वारा दिखाते हैं ना। अब देखिए पर बच्चों यहाँ पे चौथा का जो आंसर लिखे हुए हैं कि एम्पियर की परिभाषा दे, तो फिर जो एम्पियर क्या होता है आपको पता होगा, यानी कि जब भी किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित होती है तो हम लोग उस चालक का 1 एम्पियर ना धारा कहलाता है। तो 1 एम्पियर जो होता है पर बच्चों 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड होता है, यानी कि कोई भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश धारा प्रभावित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 1 एम्पियर ना कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बारी आता है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, फिजिक्स का देख सकते हैं, इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिए हुए हैं। पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पर बच्चों व्याख्या करने के लिए कह रहा है। अब देखिए पर बच्चों यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध जो है ना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, तो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो देखिएगा पहला पॉइंट में लिखे हुए हैं कि तार की लंबाई पर। पहले बच्चों अगर तार की लंबाई किसी चालक का प्रतिरोध आर है तो चालक की लंबाई एल है तो के वैध कर्मानुपाती होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों एल, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों अतः तार की लंबाई जितनी होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा ना। अब देखिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या क्या कह रहा है कि तार के क्षेत्रफल पर, यानी कि तार के क्षेत्रफल किसी चालक का प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक के वैध कर्मानुपाती होती है। अब देखिए पर बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है पर बच्चों किसी तार का प्रतिरोध आर है और यहाँ पे एम्पियर जो है ना पर बच्चों ये क्या है, चालक मतलब काट के क्षेत्रफल है ना, एम्पियर नहीं बोलेंगे इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, काट के क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जितना तार मोटा होगा पर बच्चों उसका प्रतिरोध भी उतना कम होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे आपको पता होगा कि जितना तार पतला होगा प्रतिरोध उसका उतना ही अधिक होगा, ठीक है। आपको इसको क्या करना है पर बच्चों लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे तार के पदार्थ पर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि तार के पदार्थ पर चालक का विद्युत प्रतिरोध जिसका वह मान होता है बना होता है कि प्रकृति निर्भर करती है। कुछ पदार्थों का निम्न प्रतिरोध होता है जबकि अन्यों का उच्च प्रतिरोध होता है। अर्थात यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि यदि हम कॉपर धातु और निक्रोम मिश्र धातु के बराबर लंबाई और व्यास वाले 2 समान तार लेते हैं तो हम पाएंगे कि निक्रोम तार का प्रतिरोध कॉपर तार के प्रतिरोध के 60 गुना अधिक होगा प्यारे बच्चों। यह दर्शाता है कि चालक तार का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है ना। अब देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखे हुए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ताप के मतलब तार के ताप पर ना, तो देखिए प्यारे बच्चों तार के ताप पर यह पाया गया है कि ताप बढ़ाने पर सभी विशुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप कम करने मतलब घटने पर परंतु मैग्नीशियम, उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टेनम, उसके बाद निक्रोम के समान मिश्र धातु का प्रतिरोध तार के प्राय मतलब अप्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे फाइनली जो है ना पर जो क्वेश्चंस का आंसर समाप्त हो चुका है। उसके बाद बारी आता है पर जो केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में भी यहाँ पे 8% दिए हुए शॉर्ट टाइम में, जिनमें से आपको केवल 4 का ही आंसर देना है। उसको लॉन्ग टाइम में 2 में से आपको किन्हीं एक ही का आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो पहला प्रश्न पूछा गया आपके केमिस्ट्री में कि रासायनिक समीकरण के क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चों देखिएगा कि रासायनिक समीकरण के कई फायदे होते हैं, जैसे कि यह रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से दर्शाता है, अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा यानी कि मोल्स और द्रव्यमान की गणना में मदद करता है और पदार्थ की भौतिक अवस्था में इंगित करता है। ये रासायनिक समीकरण
ये रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक के बारे में भी जानकारी देते हैं ना। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का आंसर लिखे हुए हैं कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है बच्चों। अब देखिए बाबू, रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये गर्म होने पर CO2 गैस छोड़ता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे मिश्रण में बुलबुले बनते हैं और जो आटे का हल्का और स्पेंजी बनाता है ना बच्चों। यह रासायनिक क्रिया यानी कि एसिड बेस रिएक्शन के माध्यम से होता है। इसके बिना वैक्स समान भारी और सख्त रह जाते हैं। ठीक है, अगर इसको आप नहीं डालिएगा बेकिंग पाउडर को तो वो फूला हुआ नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा का जो आंसर लिखे हुए देखिएगा कि सह संयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो बच्चों देखिएगा कि सह संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। यह तब बनते हैं जब दो परमाणुओं के युग्म को साझा करके एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास अष्टक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा को आंसर हो गया खत्म। उसके बाद चौथा का आंसर लिखे हुए बच्चों देखिएगा क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो पहले बच्चों आवर्त सारणी में 2 लघु आवर्त, द्वितीय और तृतीय, 5 आवर्त, 5 दीर्घ आवर्त, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां होते। द्वितीय और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है पहले बच्चों क्योंकि उनमें तत्वों की संख्या कम होती है, जबकि चौथे से सातवें आवर्तों को दीर्घ आवर्त कहा जाता है क्योंकि उनमें 18 या अधिक तत्व होते हैं ना। तो आपको इस प्रकार लिख देना है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे बारी आता है देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बारी आता है। ठीक है, केमिस्ट्री का, जिनमें से 2 में से कोई एक को बनाना है। तो यहाँ पे पहला नंबर को हम बना लिया है। देखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या लाभ होते हैं। तो देखिएगा इसके प्रमुख लाभ हैं। सबसे पहला लाभ ये है बच्चों कि तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। इसमें समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ समूहीकृत करके तत्वों के अध्ययन को सरल एवं व्यवस्थित बनाया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दूसरा लाभ ये है बच्चों नए तत्वों की भविष्यवाणी। मेंडलीव ने सारणी में खाली स्थान छोड़कर भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की, जैसे कि एका बोरोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं SKDM, बाद में खोजा गया बच्चों। एका एल्यूमिनियम, गोलियम को बाद में खोजा गया। उसके बाद यहाँ पे एका सिलिकॉन, जर्मेनियम को बाद में खोजा गया ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे परमाणु भारों के शुद्धिकरण, ये भी लाभ है बच्चों। इस सारणी के कुछ तत्वों के परमाणु भार को सही करने में मदद की जो उनके गुणों पर आधार आवश्यक था। उदाहरण के लिए बेरिलियम परमाणु भार को इतना से इतना सुधार कर किया गया। पहले कितना था, पहले जो परमाणु भार 13.5 था, तो अभी सुधार करके 9.0 किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला लाभ यह है कि अनुसंधान में सहायता, यानी कि एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है जिनसे रासायनिक अनुसाधन और नए तत्व के संश्लेषण को सुविधाजनक बनाए। अक्रिय गैसों का स्थान, जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उन्हें सारणी में बिगाड़े बिना समूह शून्य में जगह दी गई ना। तो आप लोग इस प्रकार लिखिए पर जो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी का प्रश्न का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पर जो देखिएगा पहला नंबर क्या कह रहा है आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो एक तरफ श्वसन लिख लेना है, उसके बाद एक तरफ दहन लिख देना है। श्वसन में देखिएगा कि शरीर के बाहर में ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यक के अनुसार खाद्य स्रोतों के विखंडन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। जबकि यहाँ पे दहन क्या होता है कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो दहन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखे हुए कि इसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे विषम पोषी पोषण क्या होता है कि वैसे जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है तो उसको हम लोग विषम पोषी पोषण करते हैं। सभी जंतु, जीवाणु, कवक विषम पोषी पोषण के उदाहरण होते हैं बच्चों। उसके बाद यहाँ पे लसिका क्या होता है, इसके कार्यों का वर्णन किए हुए हैं। तो लसिका एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, वर्णहीन द्रव्य है जो उनके उत्तकों के बीच स्थिर होता है। इसका बहाव दिशा में उत्तकों से उदय की ओर होती। इसमें रिक्त श्वेत रक्त कोशिका होती है, यानी कि WBC होता है बच्चों लसिका में। इसका कार्य क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। यह भी टूटे फूटे नष्ट कोशिकाओं को भक्षण करता है। यह घाव में गहरों एवं जख्मों को भरने में क्या करता है बच्चों, कार्य करता है लसिका ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए देखिएगा कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों की जाती है। अब देखिए बच्चों, किसी को डायबिटीज वगैरह हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, कुछ रोगियों को इलाज इंसुलिन की इंजेक्शन से किया जाता है ना, इंसुलिन की इंजेक्शन, क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है।
या फिर आप कह सकते हैं कि इंसुलिन ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए इंसुलिन एक प्रकार क्या होता है, हार्मोन होता है जो रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है पर बच्चों। चूँकि इंसुलिन पाचन के दौरान नष्ट हो जाते हैं, इसे इंजेक्शन के माध्यम से सीधे रक्त प्रवाह में पहुँचाया जाता है ना। ठीक है, इसको याद रखिएगा पर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका बनते हैं बायोलॉजी का, कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे की जाती है, इसको हमको क्या करना है बच्चों, समझाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको तो पता होगा बायोलॉजी में भी 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 4 का ही आंसर देना है। ठीक है, और शॉर्ट टाइप यहाँ पे लघु उत्तरीय बोले तो शॉर्ट टाइप, दीर्घ उत्तरीय बोले तो यहाँ पे 2 में से किन्हीं एक का ही आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों इनका आंसर लिखे हुए देखिएगा कि जीवधारी के नर यानी कि मादा अथवा नर अथवा मादा फीमेल का रूप निर्धारण या किसी जीवधारी में नर अथवा मादा लिंग का निर्धारण ही क्या कहलाता है बच्चों, लिंग निर्धारण कहलाता है। व्यापक तौर पर लिंग निर्धारण के 3 प्रकार का होता है बच्चों, पर्यावरणीय, अनुवांशिक और गुणसूत्र आधारित। अब देखिए जो पहला है बच्चों विधि क्या है कि गुणसूत्र आधारित लिंग निर्धारण, यानी कि गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति के जीवधारियों के गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इस फिगर को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे पुरुष के अंदर पाए जाने वाले कुल 23वें गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। इन्हें XX गुणसूत्र या फिर अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम कहा जाता है बच्चों। शेष एक जोड़ी गुणसूत्र आपस में असमान होते हैं, उन्हें XY गुणसूत्र या फिर लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। पुरुष के शुक्राणु में सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा आधी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको लिखते हुए चलना है। उसके बाद इस फिगर को बना लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा कि अर्थात केवल 23वें गुणसूत्र स्त्री के अंदर 22वें जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, यानी कि 23वें जोड़ी क्या होते हैं, स्त्री में गुणसूत्र होते हैं बच्चों ना। उनके लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि XX जब पुरुष की वृषण की कोशिका विभाजित होकर कोशिका को उत्पन्न करती है तो तब लिंग गुणसूत्र की जोड़ी टूटती है, X और Y गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, आधे गुणसूत्र में X गुणसूत्र पहुंचा जाता है। तो आपको इस तरह लिखते हुए जाना है बच्चों, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे फाइनली जो है ना, जो विद्यार्थी इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, साइंस का सोशल साइंस का यहाँ पे अपलोड कर चुके बच्चों पूरा वायरल क्वेश्चन पेपर, तो उस प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट नहीं प्रीवियस वीडियो को देखिए, प्रीवियस क्लास को देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप एग्जाम में पूरा छाप किया एक बच्चों। तो जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए 6206076569, या फिर इस नंबर को सेव करके आप बोले कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो पैरों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।